नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके क्या हाल हैं। तो भाई, इस बार केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार पूरा तैयारी करके बैठे थे कि इन लोगों को हिलने नहीं देना है। और हरियाणा पुलिस ने जो व्यवस्था कर रखी थी, हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी बहुत भारी भरकम व्यवस्था करके रखी हुई थी दिल्ली बॉर्डर पे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने ही इनको हरियाणा में घुसने नहीं दिया है। वो शंभू बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब के बीच में। वहां पे ये बेचारे 2 दिन से जूझ रहे हैं और 2 दिनों में मतलब अच्छी खासी इनकी कुटाई की गई है पुलिस के द्वारा। और आंसू गैस अच्छा खासा उसका भी प्रयोग किया गया है और ड्रोन्स का प्रयोग करके आंसू गैस बरसाया गया है बिल्कुल भीड़ के बीच में जाके। तो उस चक्कर में होता क्या था कि पहले वो गन से इसके टीयर गैस के कैनिस्टर फायर किए जाते थे। तो होता ये था कि पुलिस वाला इन भीड़ से काफी दूरी से खड़ा होकर के उसको फायर करता था और जैसे ही वो आंसू गैस फायर करता था भीड़ पीछे की तरफ भाग जाती थी। तो आंसू गैस का कैनिस्टर जहां गिरता था वो खाली जगह होती थी, बहुत थोड़ा असर होता था उसका भीड़ के ऊपर। अब ये हो रहा है कि ड्रोन से भीड़ के शुरुआत में और भीड़ के पीछे की तरफ दोनों साइड आंसू गैस के कैनिस्टर गिरा दिए जा रहे हैं और बीच में ये लोग आंसू बहा रहे हैं। तो उस वाली हालत के कारण क्या होता है कि एक झटके में 4-5 आंसू गैस के कैनिस्टर फायर किए जाते हैं और सारे के सारे लोग रोते हुए इधर उधर पहुंच जाते हैं, छुप जाते हैं। और उसके बाद 2-3 घंटे तक हालत खराब रहती है इनकी, क्योंकि बड़ा खतरनाक असर रहता है उसका। अगर आपने आंसू गैस को कभी महसूस किया हो तो आंखों में ऐसे लगता है सुइयां चुभ रही हैं और बिल्कुल मतलब आंख खोलना मुश्किल होता है, बंद रखना मुश्किल होता है और लगातार इतना आंखों से पानी बहता है कि जिसकी लिमिट नहीं। तो ये बेचारे दिन में 2 बार आंसू गैस की डोज खा रहे थे 48 घंटे से। उसके अलावा लाठीचार्ज हो रहा था, उससे भी ये पिट रहे थे, किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा। और पंजाब सरकार का कहना है कि करीब 40 लोग इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं या हाथ पैर तोड़ा के पहुंचे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। तो इस बार जो है इनको ट्रीटमेंट अच्छे से मिल गया है और अब ये लोग शांति और बातचीत और समझौता और इस टाइप की बातें करने लगे हैं। तो इनका जो एक सपना था कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके लिए जो ट्रैक्टरों को टैंक वैंक बना के रखा हुआ था, तो ये पंजाब से हरियाणा नहीं घुस पाए हैं। मजे की बात है कि इस बार जो जाट हैं हरियाणा के, वो भी इस चीज को समझ गए हैं और जाट युवा सड़कों पे आ गए हैं और वहां नारे लग रहे हैं कि मोदी मोदी जी तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हरियाणा के अंदर भी माहौल ये बन चुका है कि शायद अगर पुलिस हटा भी लिया जाए तो वहां के जो हरियाणा के जाट हैं वो इनको हरियाणा पार नहीं करने देंगे। तो एक जनता में एक अवेयरनेस आ गई है कि ये फर्जी आंदोलन है, खालिस्तानियों द्वारा प्रेरित है और इसको राजनीतिक मकसद से लाया जा रहा है। जिस किस्म की ये उल जलूल मांगे कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि भारत अपनी जीडीपी का 1.7%, 2.25% जीडीपी का रक्षा बजट में यूज करता है और 2% यूज करता है स्वास्थ्य में। कृषि सब्सिडीज और इन सब चीजों पे हम 2% देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास का बनता है बजट। अब अगर हम इनकी बातों को मांगों की बात करें तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर इनकी सारी मांगें मान ली जाती तो भारत को इनकी मांगें पूरी करने के लिए कम से कम 33 लाख करोड़ से लेकर 40 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी और भारत की केंद्र सरकार का कुल बजट जो होता है वो 45 लाख करोड़ का होता है। मतलब 45 लाख करोड़ में से 40 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को खुश करने में खर्च कर दें, तो ये भारत क्या अमेरिका भी नहीं मानेगा। और ये मांगे जानबूझ के ऐसी रखी गई हैं कि जो पूरी ना की जा सकें और हमेशा एक विवाद का मुद्दा बना रहे। ये टिपिकल वामपंथी बुद्धि जो होती है,
ये उसका नतीजा है और इसका अंत यही होता है जो ये लोग आज भुगत रहे हैं कि एक लिमिट के बाद सरकार, सत्ता, शासन, देश के जो समझदार लोग हैं सब एक राय हो जाते हैं कि अब इनको कूटो। तो अब ये कूटे जा रहे हैं। तो ये अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। इनका उद्देश्य कोई सॉल्यूशन मांगना नहीं था, क्योंकि अच्छा खासा एक सॉल्यूशन सरकार कृषि कानूनों के रूप में लाई थी। उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। आज दुनिया में जो खाद्यान्न संकट है और पूरी दुनिया का 40% खाद्यान्न भारत उत्पन्न कर रहा है। आप समझिए, भारत का किसान अरबों में खेल जाता। दुनिया में इस समय अनाज का इतना संकट है, लेकिन इन जाहिलों के कारण, इन मूर्खों के कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बाकी जगहों के किसानों को कितना नुकसान हुआ है। आज भारत के किसानों के दरवाजों पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हाथ जोड़ के खड़ी होती कि भाई साहब आप तो कीमत बोलो, हमको गेहूं दे दो, हमको मटर दे दो, हमको दाल दे दो, आप तो बस वैल्यू बोलो आपको कितनी चाहिए। अब भी आपको हम कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा खाते में, और आपके खेत से उठा के लेके जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक क्लॉज था, इतना साफ सुथरा क्लॉज था कि बेस्ट प्राइस जो भी होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकारी रेट है उससे ऊपर ही कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि किसान के पास सरकारी रेट का एक ऑप्शन तो खुला हुआ है। तो आपको अगर किसी किसान से डील करना है तो आपको सरकारी रेट से बेटर रेट देना पड़ेगा। वहां सरकार की कंडीशन थी कि प्रॉपर एग्रीमेंट्स होंगे ताकि कोई कंपनी पीछे ना हट सके। किसान को बीज देना होगा, उसको एडवांस पैसा देना होगा, उसको खाद का पैसा देना होगा, उसको और जो जरूरत होगी वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो किसान की लागत ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। आज जो किसान दर दर भटकता है, बीज बोने के लिए उधार लेता है, फर्टिलाइजर डालने के लिए उधार लेता है, सिंचाई करने के लिए, पंप किराए पे लाने के लिए, इसके उसके लिए, सबके लिए वो उधार लेता है। वो सारे पैसे उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस कंपनी से एडवांस में मिलने थे, और उसके बाद फसल काटने के लिए भी जो मजदूरी चाहिए, जो हार्वेस्टर्स चाहिए, जो कुछ चाहिए, उसका पैसा भी ये कंपनीज देंगी, और खेत से उसके माल उठा करके उसके सामने तौल के लेके जाएंगी। और कहीं अगर कोई डिस्प्यूट या विवाद होगा, किसान एक शिकायत कर दे, तो जिला जो कलेक्टर हैं और एसडीएम वगैरह हैं वो तत्काल उस कंपनी के साथ बैठ करके सवाल करेंगे कि भाई आप ये किसान के साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो पूरा किसान के पक्ष में एक मजबूत कानून लेकर के सरकार आई थी कि जिससे किसान को बिना किसी परेशानी के, बिना इधर उधर भटके, बिना पैसों की चिंता किए हुए, अगर उसके पास अपनी जमीन है वो एक आराम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। दूसरा चक्कर क्या होता है कि कई बार किसानों को ऐसा लगता है कि इस बार पड़ोस वाले किसान ने सरसों बोई थी और उसको बहुत अच्छे रेट्स मिल गए, तो इस साल मैं भी सरसों बो दूंगा। और पता चलता है पूरे गांव ने सरसों की बोनी शुरू कर दी, और उस साल सरसों की इतनी पैदावार आ जाती है मंडियों में कि भाव टूट जाते हैं। ऐसी हालत में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होता यह है कि अब जैसे सरसों का तेल बनाने वाली कोई कंपनी है, वो सीधे जाके किसानों से बात करेगी और अपने तेल के भाव के हिसाब से सरसों के भाव, अच्छे से अच्छे रेट्स जो होंगे और अच्छे से अच्छे सीड्स जो होंगे, उसकी व्यवस्था करके अपना जितना उसका स्टॉक उठाने का प्लान है साल भर के हिसाब से, वो उतनी बोनी करवा लेगी। किसानों को पैसे का सिक्योरिटी हो जाएगी कि बेस्ट प्राइस मिलेगा हमको, और हमको ये फसल बोनी है, उसके लिए उसको बेस्ट सीड्स मिल जाएंगे जो कंपनीज को चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है, किसान ने क्या बो दिया है, कंपनी को क्या खरीदना है वो पता नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो गेहूं है वो पूरे इंडिया में फेमस है। उसमें भी एक वैरायटी कहलाती है शरबती। तो एमपी का शरबती आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के जो आटे के बैग्स हैं उस पे लिखा मिलेगा कि एमपी के शरबती गेहूं से बना। और एमपी में ये बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटीसी या जितनी भी हैं, या अन्नपूर्णा, और जो भी आटा आप देखते हैं बाजार में, आप उन पैकेट्स को ध्यान से देखिएगा, उस पर लिखा होगा कि एमपी के गेहूं से बना हुआ है। क्योंकि उस गेहूं की क्वालिटी एक नंबर है। जो किसान उसको बोते हैं, फसल कटने के बाद उनको सोचना नहीं पड़ता है कि इसको बेचूं कहां।
उनके दरवाजे पे लाइन लगी रहती है कंपनियों की आज भी मध्य प्रदेश में। खासतौर से जो बड़े किसान हैं उनके तो जो उनका खलिहान होता है वहां से माल उठ जाता है, किसान को अपना खेत छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके निकलना नहीं पड़ता है। वो सिर्फ मोबाइल पे चेक करता है कि मंडी में भाव क्या चल रहा है, और यहाँ कंपनी वाले उससे 10-15%, 20% ऊपर का रेट दे करके पूरा माल उठाते हैं। तो ये बेनिफिट हो रहा है क्योंकि एक अच्छी ब्रीड वो उगा रहे हैं और उस अच्छी ब्रीड का उनको अच्छा मोल मिल रहा है, अच्छी कीमत मिल रही है। और अगर किसान कानून आ जाते तो इसमें और बढ़ोतरी होती, क्योंकि उसके बाद ये कॉरपोरेट कंपनीज इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती, तो इनकी सॉइल टेस्टिंग करके इनको कौन से फर्टिलाइजर्स मिनिमम मैक्सिमम जो ऑप्टिमम है उतना कितना देना। अभी क्या है, किसान अंदाजे से कुछ भी डालता रहता है। उस समय पे फिर ऐसा होता कि कंपनीज उसको सलाह देती कि भाई तुम्हारी मिट्टी में इस चीज की कमी है, ये वाली खाद यूज करो, इतनी क्वांटिटी ही यूज करना है, इससे ज्यादा मत करो, इससे कम मत करो। बहुत सारी चीजें होती, तो वो सारा हेल्प सपोर्ट इनको मिल जाता। जो कंपनियों के जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट्स हैं वो लगातार, क्योंकि फिर वो फसल कंपनी की भी हो गई ना, खरीदना उनको है। और दूसरी चीज, कंपनी को अपने प्रोडक्शन के लिए ये रॉ मटेरियल चाहिए, ये फसल चाहिए, तो वो फिर उसकी केयर करते हैं कि खराब ना हो, किसी तरीके से कोई बीमारी ना लग जाए, कोई कीड़े ना लग जाएं। तो उनके जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट्स हैं वो लगातार किसानों के बीच में घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं, उनकी फसल, उसकी प्रोग्रेस सब मॉनिटर करते रहते हैं। जरा सा भी उनको लगता है कि कुछ बीमारी लग रही है तो तुरंत उसको टेस्ट करके उसकी दवाई वाई की व्यवस्था करवाते हैं। तो किसानों को बहुत सिक्योरिटी मिल जाती। सब सत्यानाश कर डाला इन जाहिलों ने। लेकिन जैसा मैंने बोला, वामपंथी जहां भी होंगे दुनिया में मूर्ख होंगे। ये एवरेज से कम बुद्धि का आदमी ही वामपंथी बन सकता है, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति ही वामपंथी और समाजवादी जो विचारधारा होती है कि सबको समान, सबको बराबर, होता ही नहीं है। एक परिवार के अंदर अगर 4 बच्चे पैदा होते हैं तो चारों बच्चे एक बराबर नहीं होते हैं। किसी बच्चे का खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का संगीत में, नाचने में, गाने में, नाटक में, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो जब एक परिवार के अंदर एक ही माँ बाप के 3 बच्चे, तीनों की सोच और उनकी काबिलियत अलग अलग होती है, तो आप एक करोड़ों के समाज को कैसे एक बराबर से कर सकते हैं कि सबको एक बराबर का पैसा मिलेगा, सबको एक बराबर की लाइफ स्टाइल मिलेगी, सबको एक बराबर का सब कुछ मिलेगा। ये जो सबसे नालायक इंसान होता है वही सोच सकता है कि मुझे भी सबके बराबर मिले, वही वामपंथी होता है, वही लेफ्टिस्ट होता है, वही सोशलिस्ट होता है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा एक व्यवस्था होनी चाहिए समाज की तरफ से। वो सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो भारत में सदियों से चली आ रही है। भारत में सनातन के अंदर सामाजिक सुरक्षा में जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो कुछ भी हैं, जो अपंग हैं या जैसे भी हैं, किसी भी कारण से वो मजबूर हैं, उनकी व्यवस्थाओं को धर्म से और धार्मिक जिम्मेदारियों से जोड़ करके रखा गया है। दान की व्यवस्था है, आप देखिए कितने तरह के दान होते हैं, आपका सर चकरा जाएगा। कंबल का दान, वस्त्र का दान, बर्तन का दान, कॉपी कॉपी किताब और ये विद्या का दान, मतलब उसमें पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों का दान, अनाज का दान, जल का दान, दूध का दान, मिठाई का दान। आप किसी ज्योतिषी से पूछिए, वो सफ़ेद मिठाई फलाने को दे दो, लाल दाल इसको दे दो, ये चीज़ उसको दे दो, गेहूं इतना उसको दे दो, अपने शरीर के बराबर तौल के अनाज का दान कर दो, अपने फलों का दान कर दो, दूध का दान कर दो। मतलब इंसानों को तो छोड़ दीजिए, जानवरों तक के लिए आपको व्यवस्था सनातन में बना के रखी गई है कि कुत्ते को ये रोटी खिलानी है, गाय को ये रोटी खिलानी है, इसको चारा खिलाना है, चिड़ियों को दाना देना है, यहाँ तक कि चींटियों के लिए आटा डालना है। जो हमारे यहाँ रंगोली बनाने की परंपरा है वो प्रॉपर एक्चुअली आटे से रंगोली बनाई जाती है, और वो इसलिए बनाई जाती है कि दरवाजे के बाहर से चींटियां ईटियां जो होती हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो उसके बाद रात में या सुबेरे सुबेरे
वो आटा वगैरह वो लोग लेकर के खा पी करके वो उनका भरण पोषण हो जाता है। तो समाजवादी व्यवस्था वहां पे भी थी, सनातन के अंदर भी, और उसमें चींटी से लेकर के व्यक्ति तक जो भी लोग हैं सबकी व्यवस्था करके रखी गई है। लेकिन ये नहीं है कि किसी को हम सफल नहीं होने देंगे, या किसी ने पैसा कमा लिया या रिच पैसे वाला हो गया तो उससे छीन लो, जो भिखारी बैठा हुआ है ले जाके उसको फ्री का पैसा पकड़ा दो। ऐसे तो पूरा समाज कामचोर बन के बैठ जाएगा कि हमको तो मिलना ही है, और कोई मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि वो मेहनत करेगा तो सरकार आकर के छीन लेगी उससे। तो ये नकारापन की एक व्यवस्था का निर्माण और अराजकता का निर्माण करने की पूरी सोच है, मानसिकता है, ये वामपंथ। और ये दुनिया भर में इस समय जूते खा रहे हैं बहुत अच्छे से वामपंथी। आज अमेरिका के अंदर भी इन लोगों ने नर्क बना के रख दिया है। पिछले साल का आंकड़ा है 2023 में 32 से 33 लाख इलीगल लोगों की घुसपैठ हुई है अमेरिका के बॉर्डर्स में। और इस साल 2024 में जो उनका कस्टम्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट और जो बॉर्डर कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन वगैरह देखता है अमेरिका का, उसका आंकड़ा है कि 2024 1 जनवरी से अभी तक, मतलब करीब करीब 44 दिन, डेढ़ महीने में 9,88,000 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स घुसपैठिए अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। यानी कि महीने के 9 लाख लोग अमेरिका में इलीगली घुस रहे हैं। और अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये साल का अंत होते होते ये आंकड़ा करोड़ पार कर जाएगा। अमेरिका की आबादी 40 करोड़ है, 32 लाख पिछले साल आए हैं, इस साल 1 करोड़ आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि वहां पे क्या होने वाला है। और क्यों? क्योंकि ये जो डेमोक्रेट पार्टी है, ये लेफ्टिस्ट जो घुसे हुए हैं इसके अंदर, वामपंथी, इनको चाहिए वोट बैंक। उसके लिए ये देश को आग लगाने को तैयार हैं, ये अमेरिका का बर्बादी बना रहे हैं। ये अब इलीगली कौन घुसेगा? कोई पढ़ा लिखा और साइंटिस्ट और डॉक्टर और इंजीनियर तो ऐसे नहीं घुसपैठ करेगा ना किसी कंट्री के अंदर। ये तो जो किसी काम के नहीं है, फालतू के लोग हैं जो अपने देश में भूखे मर रहे हैं, वो आएंगे ना। ये वही लोग आ रहे हैं, क्रिमिनल्स, घटिया लोग, पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं। उनको अमेरिका जैसी, मतलब बैकवर्ड कंट्री के अंदर जिसके पास कोई काम नहीं है, वो अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या काम करेगा? जिस देश में साइकिल चलती है वहां पे इस आदमी के पास साइकिल पे काम करने जाने का, मतलब उस टाइप की काबिलियत नहीं है। अमेरिका में तो कारें चलती। तो ऐसे लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए ये अमेरिका के अंदर घुसा रहे हैं। ये इस किस्म के लोग हैं। भारत के अंदर भी ज्यादातर विपक्षी पार्टियां समाजवाद के नाम पे, वामपंथ के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे इसी मानसिकता के लोग हैं। इसीलिए इनको रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी घुसपैठिए हो, कोई भी हो, ये सबके साथ खड़े हो जाते हैं। उसी कड़ी में ये चाहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, अलग अलग राज्य बन जाएं, ताकि हम हर अलग अलग राज्य के हम प्रधानमंत्री बन के बैठ जाएं। और इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि देश को चलाना कैसे है। तुमको अगर एक छोटा सा भी देश बना करके दे देंगे तो तुम्हारी हालत क्या होने वाली है, ये पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी देशों को देख करके समझ लो। आज भारत भी उनको दुत्कार रहा है कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। आज पाकिस्तानियों में ये बात होने लगी है कि हम भारत से क्यों नहीं मिल जाते हैं। और भारत की तरफ से लोगों का रिएक्शन ये आ रहा है, भैया तुम जैसे हो वहीं रहो। बहुत अच्छा हुआ था कि तुम्हारे जैसे जाहिल पार्टीशन के बाद हमसे अलग हो गए थे। अब तुम जैसे हो, जहां हो वहीं रहो, हमें तुमसे बात भी नहीं करनी। तो क्योंकि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आखिरी में क्या चाहिए? भीख। 75 साल के बाद जो ये लड़ झगड़ के इन्होंने एक देश बनाया था अपने मजहब के नाम पे, आज 75 साल के बाद उनकी उपलब्धि ये है कि अब इन जाहिलों को ये रियलाइज हो रहा कि यार 75 साल में हमारा देश भीख पे चल रहा था। हमने पैसा कमाने की कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं इस देश में। और जो थोड़ी बहुत क्या था कि
इन्होंने ये देखा कि काफ़ी समृद्ध इलाका था वो पंजाब का, और बाकी सब काफ़ी व्यापार और ट्रेड होता था। उन्होंने बोला बस ये सबसे पैसे वाला इलाका, इधर पंजाब वाला ये हिस्सा काट लेते हैं, उधर बंगाल के उस तरफ का जो एरिया था वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज था, डेवलप्ड था। जूट वूट का और कॉटन वॉटन का बहुत शानदार काम वहाँ पे हजारों साल से हो रहा था। बंगाल में भी ढाका का मलमल आपने सुना होगा कि मतलब पूरा 16 मीटर का 16 गज का जो थान होता था, वो आप एक अंगूठी के बीच से निकाल देंगे तो वो पूरा पार हो जाता था। मतलब वो इतना फाइन मलमल बनता था कि आज भी मशीनों से वो चीज बनाना संभव है। तो मतलब आज मेरे ख्याल से सबसे फाइनेस्ट कपड़ा जो बनता है वो 1200-1500 काउंट का बनता है, और उस समय जो मलमल हमारे यहाँ हाथ से बनाते थे हमारे कारीगर, वो 3200 और 3500 काउंट का होता था। मतलब आज हमारी जो मॉडर्न मशीनें हैं वो भी उससे आधे पे नहीं पहुंच पाई हैं। ढाका का मलमल कहते थे कि आर पार दिखता है उसके, इतना फाइन और इतना पतला होता था। यूरोप अमेरिका के, यूरोप में खास तौर से जो रॉयल पर फैमिलीज होती थी, उनके यहाँ स्टेटस सिंबल होता था कि अगर किसी राजा महाराजा के पास उस मलमल के कपड़े की ड्रेस है या शर्ट है या कुछ है, या महिलाओं के पास कोई उसकी स्कर्ट है। इतना महंगा, इतना कीमती, इतना हाई क्लास चीज होती थी हमारे यहाँ। वो एरिया हमसे काट करके इन जाहिलों के हाथ में दे दिया गया। आज वो भी भूखे नंगे हैं बांग्लादेश में, और ये तो खैर भूखे नंगे हैं ही। जो व्यापार और बिजनेस था वो हिंदुओं का था, सिखों का था, मारवाड़ियों का था, सिंधियों का था, उनको मार मार के भगा दिया, उनसे सब कुछ छीन लिया। आज की डेट में हालत ये है कि ये उनसे सब छीन चुके हैं, खुद कुछ चला नहीं पाए, भीख मांग रहे हैं। तो ये वामपंथी सोच, ये स्वार्थी सोच, इस सोच के लोग जो हैं ये तबाही और बर्बादी ही लाते हैं, और इनसे हर किसी को बचना चाहिए। तो मेरा भी निवेदन यही होगा कि कोई भी इन किसानों से सिंपैथी एम्पैथी रखने की जरूरत नहीं है। भारत ईश्वर की और दैवी कृपा से बहुत सही रास्ते पे जा रहा है, बहुत स्थिर और स्थायी नेतृत्व मिला हुआ है। इसमें कोई गलती ना करें। अब हम लोग वैश्विक थोड़ी सी बात कर दूं और उसके बाद खत्म कर देता हूं। वैश्विक स्तर पे बात करें तो एक खीज और एक फ्रस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर दिखाई दे रहा है। हाल में अमेरिका के एक काफी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, टकर कार्लसन, जो पहले फॉक्स न्यूज में थे, उसके पहले और भी कई चैनल्स में थे, और काफी फेमस जर्नलिस्ट हैं वहां के। तो टकर कार्लसन को फॉक्स न्यूज से निकलवा दिया था ये डेमोक्रेट और वामपंथियों ने, क्योंकि टकर कार्लसन डोनाल्ड ट्रंप के काफी बड़े समर्थक हैं। तो ट्रंप के लिए कुछ बात करने के कारण इनको फॉक्स न्यूज से निकाल दिया गया। टकर कार्लसन पहुंचे रशिया। रशिया में इन्होंने व्लादिमीर पुतिन का एक इंटरव्यू किया, और उसमें पुतिन ने काफी सारी बातें बड़ी खुल करके की, और उन्होंने बताया कि कैसे यूक्रेन का इतिहास जो है वो क्या है। यूक्रेन कभी कोई एक इंडिपेंडेंट अलग से कंट्री रहा नहीं। यूक्रेन का रशियन लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो रशियन लैंग्वेज में यूक्रेन का मतलब या यूक्रेनिया का मतलब जो होता है वो बॉर्डर का एरिया या सीमांत, जिसे हम लोग कहते हैं ना, सीमांत प्रदेश। तो अब सीमांत प्रदेश कोई प्रदेश तो होता नहीं। सीमांत तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो सीमा पे है, सीमा के अंत में है। तो यूक्रेन का वर्ड जो है वो हमारी हिंदी के सीमांत जैसा है, या बॉर्डर जैसा कह लीजिए, बॉर्डर स्टेट हम लोग बोलते हैं ना। राजस्थान इज ए बॉर्डर स्टेट, पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट, ये वो सीमा पे जो स्टेट है वो। तो यूक्रेन का मतलब वो है। यूक्रेन की जो जमीन है कुछ पोलैंड की होती थी, कुछ रशिया की होती थी, कुछ ऐसे बटी हुई थी अलग अलग देशों के बीच में। तो यूक्रेन की अपनी अलग से कोई हिस्ट्री विस्ट्री रही नहीं है।
इन लोगों ने जबरदस्ती एक देश क्रिएट किया, पहली चीज। दूसरा, पुतिन का यह कहना था कि अमेरिका ने जानबूझ करके वहां पे एक अच्छी भली सरकार चल रही थी, उसको गिराया, अपनी एक पपेट सरकार स्थापित की और उसको नेटो में शामिल करने के नाम पे रशिया के साथ टकराव पैदा करवाया और रूस से एक युद्ध तक उसको ढकेला। और इस पूरी लड़ाई का जिम्मेदार अमेरिका है। उन्होंने ये भी बताया कि अच्छा खासा एक नेगोशिएशन हो गया था और इस्तांबुल में पीस डील फाइनल होने वाली थी, और उसी समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भागते हुए यूक्रेन आते हैं और मना करते हैं कि कोई समझौता रशिया के साथ नहीं करना है और तुम लोगों को लड़ाई जारी रखनी है। तो ये सारी चीजें जो हैं पुतिन ने टकर कार्लसन के इंटरव्यू में बोल करके, और ये सारी चीजें फैक्ट हैं, ये कहीं से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, ये सब सच है। ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे है, सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे डेट्स के हिसाब से कि कब इस्तांबुल में इनका समझौता हो रहा था और कब ये इनके ऋषि सुनक के पहले जो वो थे प्राइम मिनिस्टर, याद नहीं आ रहा नाम अभी, बाल ऐसे उनके अजीब से, तो वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे थे और पूरा समझौता डिरेल कर दिया था। तो यूक्रेन को लगातार पैसे दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक तरीके से वहां के प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की को, नगद में घूस दे के अमेरिका युद्ध को जारी रखवा रहा है। इस टाइप की एक मैसेजिंग पुतिन के इंटरव्यू के बाद अमेरिका में पहुंची। 200 मिलियन यानी 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो इमीडिएटली जैसे ही ये इंटरव्यू पोस्ट हुआ है, लोगों ने देख डाला और अमेरिका के घर घर में इस पे चर्चा शुरू हो गई। इसको प्लेटफॉर्म जो इस इंटरव्यू को दिया वो एलॉन मस्क ने अपने एक्स जो चैनल वो है, इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको ट्विटर कहा जाता था, अब एक्स कहा जाता है, उस पर उन्होंने इसको शेयर किया, उसको प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि टकर कार्लसन को कोई अमेरिकन मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, कोई सोशल मीडिया उनको होस्ट नहीं करने देता है, ना यूट्यूब ना फेसबुक। तो वो एक्स पे डाला गया और वायरल हो गया ये पूरी तरह से इंटरव्यू। इसके बाद से अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं वो बौखलाए हुए, पागल हुए पड़े हैं। हिलरी क्लिंटन ने मतलब एक नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का प्रयोग किया, पपी डॉग कहा टकर कार्लसन को और पता नहीं क्या क्या कहा। तो वो एक उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज अभी खबर आई है कि जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन की फंड रेजिंग के लिए कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ अपशब्द कहे और गालियां दी कि वो सुन नहीं रहा है, युद्ध रोक नहीं रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल बनी हुई है स्थिति, और 25-30 हजार 40 हजार जो भी आंकड़ा हो, उतने फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं इस लड़ाई में और नेतन्याहू बात सुनने को राजी नहीं है। तो मतलब अमेरिका की जो डेमोक्रेट या लेफ्टिस्ट लीनिंग लीडरशिप है, जिसमें ये हिलरी क्लिंटन आती है, जिसमें ये बाइडेन आता है, ये लोग अब लोगों को गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये अब इनके हाथ से स्थितियां बाहर हो चुकी हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है सिचुएशन, इनसे कोई भी चीज काबू नहीं आ रही है। इनकी फ्रस्ट्रेशन भारत से भी है, भारत तो इनके काबू से पूरी तरीके से बाहर है। तो और मजे की बात है, भारत को कुछ बोलने से भी डरते हैं ये लोग, क्योंकि आजकल भारत की डिप्लोमेसी इस टाइप की है कि तुमने कुछ बोल दिया भारत की तरफ से, उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन में कार्रवाई हो जाती है जिसका आपको लंबा चौड़ा नुकसान हो जाता है। तो बहुत एक अजीबोगरीब सी हालत है कि अमेरिका के हाथ में इस समय ना रशिया का कोई कंट्रोल है, ना चाइना का कोई कंट्रोल है, ना इंडिया का कोई कंट्रोल है, और मिडिल ईस्ट भी हाथ से निकल चुका है ऑलमोस्ट। तो ये हक्का बक्का बैठे हैं कि ये हो क्या रहा है, और ऐसी हालत में चुनाव आने वाले हैं और डेमोक्रेट्स को अब ये एहसास होने लगा है कि इस चुनाव में हम लोगों का जीत पाना बहुत मुश्किल है। ट्रंप बहुत पॉपुलर बने हुए हैं और
संभावनाएं ये है कि ट्रंप के साथ उनका जो वाइस प्रेसिडेंट बन के आएगा वो विवेक रामास्वामी हो सकते हैं, जो भारतीय मूल के हैं, हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और ऐसी स्थिति में वैसे भी ट्रंप का भारत के साथ संबंध, मोदी के साथ संबंध बहुत अच्छा है। मोदी 2024 के चुनाव में 99% उनके भी जीत करके वापस आने की संभावना है, 99 के 99% से भी ऊपर है। ट्रंप की भी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी बन गई है वापस आने की। और अगर ये दोनों लीडर्स अपने अपनी कंट्रीज में सत्ता संभाल लेते हैं 2024 में, तो ये वामपंथियों के लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी। ये बौखलाए हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं, इसलिए वामपंथी कीड़े जिसके जिसके भी अंदर हैं दुनिया भर में, वो आपको कुलबुलाते हुए, बिलबिलाते हुए दिख जाएंगे। वही किसान आंदोलन भारत में, वही वामपंथियों की दिमागी खुजली का नतीजा है। जय श्री राम, धन्यवाद।